हाँ जी बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 6 नहीं 7 है। इससे पहले की सारी वीडियोस जीके से रिलेटेड डल चुकी है। आई होप उन सबको आपने रिवाइज कर रहे होंगे, क्वेश्चंस के नोट्स बना रहे होंगे, और मैंने हर क्वेश्चंस के साथ एक एक दो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, उनको भी साथ साथ नोट डाउन करके रिवाइज कर रहे होंगे। बिकॉज अभी जब एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो सिर्फ एक रिवीजन ही एक ऐसी की है जो आपको जीके में अच्छा स्कोर करवा सकती है। बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि आप ज्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट करो। जो आ चुका है, जो इम्पोर्टेंट है, जो फिल्टर्ड टॉपिक है, उन्हीं को रिवाइज करो। तो फिल्टर्ड टॉपिक कहाँ से मिलेंगे आपको? जो फिल्टर्ड क्वेश्चन है, और फिल्टर्ड क्वेश्चन कहाँ है? जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि ये विनय सर द्वारा प्रोवाइडेड कंटेंट है, जिसमें हमारा जीके का एएसओ शिफ्ट 1 में सेक्शन 2 हम कवर कर रहे हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा 1889 में इलाहाबाद में जन्मे थे? तो इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से साल में जन्मे थे? तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बस ये बता देती हूँ कि आपको डेट पता हो। 19 नवंबर, ये इसका साल तो 1889 है। ठीक है, अब जब जवाहरलाल नेहरू पूछा था, वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको साल तो पता ही होना चाहिए ना। 1897 23 जैन है। अक्टूबर 31 1875 है। और महात्मा गांधी का देखो डेट ऑफ बर्थ तो आपको 2 अक्टूबर तो पता ही होगा, और नेशनल हॉलीडे होती है। देन आपका ईयर क्या है? 1869 है। और जवाहरलाल नेहरू के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ से थे? कश्मीरी पंडित। ठीक है, अगला। द टर्म ताल हिंदू क्लासिकल म्यूजिक में किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उसमें ताल शब्द का अर्थ क्या होता है? आप बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज अपनी हिंदी में भी बात करते हैं, यार ताल से ताल मिला, तो ताल से ताल मिला आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार इमोशन पकड़, मूड पकड़। ताल से ताल मिला यानी कि मूवमेंट, ताल में ही आ रहा है, मूवमेंट, मोशन। ठीक है, मेलेडी नहीं, उसकी धुन नहीं, टेम्पो संगीत की गति नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? हम बोलते हैं ताल से ताल मिला यानी कि रिदम, उसकी जो रिदम है उसको पकड़ो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नॉर्मल जर्नल लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि जो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसी में आपको दो मिल जाएंगे। एक तो ये है, एक अगला क्वेश्चन एक और आएगा। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारी पीडीएफ वगैरह फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने आपसे शेयर कर रखा है, उस पर जाके आप कवर करिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया कि इसमें हर घर लखपति डिपॉजिट स्कीम है, ये कौन से बैंक ने बनाई है? तो भारत में 2025 में हर घर लखपति डिपॉजिट योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? तो कौन से बैंक द्वारा शुरू की थी? ये फैक्ट बेस्ड आंसर है, करंट अफेयर बेस्ड है, तो सीधा आंसर बताना चाहिए एसबीआई। इसके इम्पोर्टेंट, इसके बारे में जो आपको बताना चाहिए वो है कि इसमें रिकरिंग डिपॉजिट होती है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति जमा, यानी कि आप हर महीने मंथली कम से कम इसमें 593 से स्टार्ट करके अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, और वो 1 लाख तक जा सकता है। आपको इसमें क्या मिलेगा? 6.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। के इसमें आप सिंगल भी खुलवा सकते हैं और जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं। के 3 से 10 साल तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और उस्ताद हसू खान और उस्ताद हादू खान एक काफी फेमस नाम है। जो इनको किस चीज के साथ इनका नाम यूजुअली लिया जाता है, किस घराने से? तो मैं आपको बता दूंगी फिर से, शास्त्रीय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक से ही है। क्या है? ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना आपका क्या है? ये फाउंडर थे उस्ताद हसू, और ये उनके सन थे जिन्होंने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया, और दोनों का ही नाम काफी फेमस है इस फील्ड में। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पहला लिखा है रूमी भारत का पहला पुनः प्रयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट है क्या? इसको इसरो और आईआईटी मद्रास में विकसित किया था क्या? ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो किसने इसको डेवलप्ड किया था? देखो, डेवलप्ड का जो नाम है वो क्या है आपका? स्पेस जोन इंडिया।
ठीक है, और कोई प्राइवेट ग्रुप के साथ किया था, मार्टिन ग्रुप को। रूमी इंडिया का फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तो हाइब्रिड रॉकेट कौन से होते हैं, जिसमें ना फ्यूल लगता है, एक तो लिक्विड वाला फ्यूल भी लगता है, ठीक है, और एक गैस वाला फ्यूल भी लगता है। ठीक है, तो जो गैस और लिक्विड दोनों का फ्यूल यूज करके चलते हैं वो आपके हाइब्रिड रॉकेट है। उसका नाम तो बिल्कुल करेक्ट लिखा और वो इंडिया का फर्स्ट है। तो फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च करा गया था, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। तो पहला ही इसका करेक्ट है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था, यूजुअली रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया जाता है, कहाँ पे इसका टेस्ट होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा ये इंडिया में ईस्ट कोस्ट है। तो जो ईस्ट कोस्ट है वहां से लॉन्च किया गया था, नियर चेन्नई। जगह का नाम, एग्जैक्ट लोकेशन ये है तिरुविधनताय। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में चलता है, एक बार लिक्विड यूज किया फिर गैस यूज किया, तो कम कॉस्ट पे हाइब्रिड रॉकेट्स इनको बोला जाता है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल गोल। देखो, सस्टेनेबल गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य की काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछी गई है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी धरती पे जिन भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्या क्या, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोल हो गया, इसको यूज कर रहे हैं, तो ये चीज खत्म होने वाली है एक टाइम पे। तो फ्यूचर की जनरेशन की नीड को, जरूरत को, आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन है उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आप अभी की चीजों को यूज करो। पेड़ इतने मत काट दो कि आगे आने जनरेशन को अच्छी हवा ही ना मिले। ठीक है, अभी से पानी इतना ही गंदा मत कर दो कि आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसको शुद्ध वाटर ही ना मिले। ठीक है, उनको, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर तो हमने क्या बना रखे हैं, इसके गोल्स बना रखे हैं हर कंट्रीज ने। इस नेशनल मीटिंग, समिट, बहुत कुछ हो रखा है। तो कुछ ये 17 गोल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि नो पॉवर्टी रहे मेरी कंट्री में, जीरो हंगर रहे मेरी कंट्री में, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये सब हो। तो ये सब क्या है आपका, लाइन बाय लाइन ऐसे सीक्वेंस में अरेंज। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछ रहा कि आपको गोल याद होना चाहिए, वो तो ये पूछ रहा है कि आप इसको सीक्वेंस बताओ कि इसका नंबर में आरोही क्रम में इसको अरेंज करिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, तो आप अरेंज करिए। देखिए सामने दिख रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो मुझे 4th नंबर पे दिख रहा है। और क्लीन वाटर कहाँ, 6ठे नंबर पे दिख रहा है। डिसेंट वर्क क्या, 8वें नंबर पे दिख रहा है। तो ये तीन तो बिल्कुल ही सीक्वेंस में अरेंज है। जो गुड हेल्थ है, और वो कहाँ है, गुड हेल्थ वाला 3rd पे है। ठीक है, तो पहले ये होना चाहिए था डी वाला। तो DABC इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। देखो, व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम ना, इसका मीनिंग जान लो। डिस्पोजल का मतलब कि जो सबसे लास्ट में बचा है, सबसे लास्ट में मतलब कि ये आपका ऐसी इनकम है जो आपको अब सिर्फ सेव ही करनी है। ठीक है, अब आपका खर्चा वर्चा सब कुछ हो चुका है, उसके बाद जो आप पर्सनली सेव कर सकते हैं अपने लिए कि हाँ भाई ये अब मेरा पर्सनल अपना पैसा है, इसका हम कुछ भी कर सकते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो आपने जो कमाई करी, यानी कि आपकी जो पर्सनल प्राइवेट इनकम जो है, उसमें से टैक्सेस माइनस करोगे, बिकॉज वो तो देने ही होते हैं। ठीक है, उसमें से कॉर्पोरेट सेक्टर या कॉर्पोरेशन टैक्स मैनेज करोगे, ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अपनी प्राइवेट इनकम से कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स तो कंपनी देती है। के इनकम और गिफ्ट रिसीव, भाई जो गिफ्ट रिसीव मैंने करे उसको मैं माइनस क्यों करूंगी, और टोटल खर्चे में से थोड़ा माइनस करूंगी, खर्चे में से माइनस करके मेरी इनकम थोड़ी ना बचेगी। मेरी इनकम में से मैं कुछ खर्चे माइनस करूंगी तो मेरी इनकम बचेगी। तो मेरी जो पर्सनल इनकम हुई है उसमें अपना टैक्स तो दूंगी दूंगी, उससे मेरी सब कुछ देने के बाद, टैक्स देने के बाद बोलते हैं फाइनल इनकम बच जाती है। लेकिन बाई चांस कुछ फीस और फाइन्स भी हो सकते हैं, तो वो देने के बाद जो आपके पैसा बचता है वो आप क्या हो गया, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, वे योग्य आय है। ठीक है, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझा दिया। हाँ जी, हमारे विनय कक्षा नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सारे फ्री स्टडी मटेरियल, अभी रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं सबके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। और सब बच्चे रोज टेलीग्राम पे क्विज फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर रहे हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप ले रहे हैं। आप देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रिफाइन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, हाँ, तो शेरशाह सूरी को पराजित करने के बाद क्या हुआ था, हुमायूं के साथ क्या हुआ था। देखिए, इसकी लड़ाई हुई थी हुमायूं की 15 आपके 40 में। ठीक है, डिफीटेड बाय क्या, शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। फिर ये क्या करा था, इसने वो जगह छोड़ के इसने एग्जाइल ले लिया था, यानी कि शरण ले ली थी, कहाँ पे, ईरान में जाके। वहां पे इसने कुछ 3 साल वेट किया अराउंड, और वहां पे इसने सपोर्ट गेन किया, किसका साथ गेन किया, सफाविद डायनेस्टी से।
पर्शिया की। ओके, फिर इसकी फिर से एक बार बैटल हुई। बैटल कहाँ पे हुई? सिरहिंद में। ठीक है, बैटल ऑफ सिरहिंद, और उसमें इसने सुर को हरा दिया। ठीक है, सुर को हरा दिया। देन ये सेकंड टाइम इसने अपना दिल्ली का जो थ्रोन था, ठीक है, दिल्ली का सिंहासन था, वो दोबारा रीगेन करा। कौन से ईयर में? 1555 में करा। डेट भी याद कर लो, 23 जुलाई को करा। ठीक है, सेकंड मुगल रूलर बनाइए। तो कैसे विन किया? आप देखो यार, गुजरात के साथ तो कोई सीन हुआ ही नहीं था, तो गुजरात वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया। ठीक है, राजपूत वाला लिखा है, वो भी कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, और ये तो ये क्या लिखा है, इस युद्ध में शेरशाह को हराया था, शेरशाह से तो हारा था ये। तो जो करेक्ट आंसर बच रहा है वो ऑलमोस्ट सेकंड ही बच रहा है। और इसके फिर क्या हुआ था, देखो 1555 में इसने रीगेन किया था थ्रोन, जीता भी था। लेकिन क्या होता है 1556 में, ये भी याद रखना, इसकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। एक्सीडेंटल डेथ में अपने बैड लक की वजह से डेथ हो गई थी, ड्यू टू सम रीजन। और फिर तो ये किंग रहा ही नहीं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अगला, देखिए, कौन सा ऐसा एनवायरमेंटल इशू है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या है बुनियादी के बीच पे हम ये कह सकते हैं कि विकास के लिए बड़ी चुनौती आ रही है? विकास क्या होता है? ग्रोथ डेवलपमेंट। आपकी सिटी है, आप एक जगह में रह रहे हैं, वहां की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होगी? अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा बिजनेस हो रहा हो, अच्छी कमाई हो रहा हो, ठीक है, लोगों को खाने पीने को सही मिल रहा हो, लाइवलीहुड अच्छा हो रहा हो, सस्ती चीजें हों। अब तो किससे आपको लगता है कि कौन सा ऐसा एनवायरमेंट में, ऐसा एनवायरमेंट माने आपका जो पर्यावरण है, उसमें ऐसा कौन सा बदलाव आया है या कौन सा इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से जो आपकी विकास है ना, वो ग्रोथ रुकी हुई है? तो बहुत ही लॉजिकली आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि से आपका एनवायरमेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है? मेरा ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, अमेजन फ्लिपकार्ट बढ़ रहा है, क्या इससे एनवायरमेंट पे कोई पोल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा। इवन कोरोना के टाइम पे तो ये बिजनेस बहुत बढ़ गए थे। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या में कमी, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी तो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। आ दुनिया, अगर पॉपुलेशन ही कम, 50% पॉपुलेशन अगर ऐसी कम हो गई धरती की, 50% प्रॉब्लम यूं ही खत्म है। तो पॉपुलेशन का कोई कनेक्शन नहीं है एनवायरमेंटल इशू से। बढ़ेगी तो दिक्कत है। रैपिड अर्बनाइजेशन, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो अर्बनाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट तो होगी ना, नई नई सिटी बनेगी, शहर बनेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो संसाधनों, आपके जो का अस्थिर और असतत उपयोग, असतत उपयोग माने कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करो तो करते जा रहे हो, कोल अंधाधुंध यूज करते हो तो करते ही जा रहे हो, वुड से बेनिफिट हो रहे तो अंधाधुंध उसको जितनी जरूरत नहीं है उतना बनाती जा रहे हो, जैसे दवाइयाँ, फर्नीचर, ये सब। तो ये सब नहीं करना चाहिए आपको। अभी मैंने बताया आपका सतत गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के। तो ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू कि एक टाइम पे ऐसा आएगा ही आएगा कि कोल अभी कुछ टाइम में, कुछ सालों में खत्म हो ही जाएगा। वो फिक्स्ड है, वो प्रिडिक्टेड भी नहीं है कि एस्टिमेट कर रखा, अंदाजा लगा, खत्म होना ही है उसे। उसके बाद क्या करोगे? तो रिसोर्सेज का ये जो यूज कर रहे हैं हम, जो चीजें दोबारा बन भी नहीं सकती, तो उनका क्या कहलाता है? बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रो पलूप हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के विकास में आईआईटी बॉम्बे शामिल था। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि मुंबई पुणे कॉरिडोर भारत का पहला पूर्ण सत्य हाइड्रोपुल प्रोजेक्ट बनने की उम्मीद में है। तो देखिए, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक में हमने एक ट्रैक बना रखा है जिसमें हमने टेस्ट करा इंडियन रेलवे के साथ मिलके आईआईटी मद्रास ने इस पे काम किया। तो उसमें क्या है, 422 422 मीटर का क्या बना रखा है? लॉन्ग ट्रैक बना रखा है। तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट ट्रैक हो रहा है कि क्या उस पर ट्रेन चल सकती है कि नहीं चल सकती। और ये हाँ, वो वाला बिल्कुल सही है कि मुंबई पुणे कॉरिडोर पे पहली बार करा गया, तो हाँ वो बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है ही। और पहला ऑप्शन में भी मैंने बता दिया कि हाँ, इंडियन रेलवे के साथ मिलके इन्होंने फर्स्ट इंडिया हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया, तो वो भी बिल्कुल सही है। और इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या है इसका दूसरा नाम? आविष्कार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि आईआईटी मद्रास ने इंडियन रेलवे के साथ बनाया, तो हाइपरलूप टेस्ट किया है उन्होंने। और आविष्कार नाम इसका दूसरा प्रोजेक्ट है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। और मुंबई पुणे गुड पहला है जिसमें हाइपरलूप प्रोजेक्ट फुल फर्स्ट स्केल पे करा गया है। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मेरा जो जीके का लेक्चर नंबर 3 हुआ था ना, मैंने उसमें सारे मूवमेंट ना डिटेल में एक्सप्लेन करे थे वन बाय वन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, क्या हुआ था, हमने ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर दिया था, कौन सा किस टाइम पे हमने उनको सपोर्ट किया, नहीं किया, ठीक है। सारे स्कूल्स, टीचर्स, लॉयर्स ने उनका काम करना बंद कर दिया था। फिर डिसओबीडियंस आता, डिसओबीडियंस जो वो कहेंगे वो करेंगे ही नहीं। फिर फाइनली महात्मा गांधी के थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने बोला था कि अब भारत छोड़ो, ठीक है, बहुत हो गया, कोई कोई लड़ाई से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो सीधा ही बोला था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, अपना वो भारत खुद चलाएंगे, खुद एक संविधान के अंदर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में वो बात हुई थी। अब रिवोल्ट 1857, वो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं, वो लग रहा है लेक्चर नंबर 3 देख लेना, उसमें सबको ये तीनों मूवमेंट डिटेल में मिल जाएंगे। Okay. अब देखो 1857 आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा क्यों हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ना कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ऐसा सच की वॉर नहीं डिक्लेयर हुई थी, लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोला था, बिकॉज इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे और ये कॉलोनियल रूल चल रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यार महाराष्ट्र अपने में ही रहता है, बंगाल अपने में ही रहता है, ठीक है, कर्नाटका अपने में ही रहता है, आंध्र प्रदेश अपने में ही रहता है, पंजाबी अपने में ही रहता है, सिख उधर रह रहे हैं, ठीक है, हिंदू का अलग चल रहा है, मुगल का अलग चल रहा है, ये सब अपने अपने में ही थे। इनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, कोई एकता नहीं थी, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं एक ही एनिमल से, एक ही दुश्मन से। तो क्या हुआ, एक सीन ऐसा हुआ जहां पे ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी ना हर चीज पीक पे पहुंच रही थी, हर चीज में बहुत परेशान कर रखा था इंडियंस को। किस पे कर रखा था, सबसे पहला तो लगान लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था फार्मर्स के बिजनेस में, ठीक है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ाते 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 जाते, जमींदार रख दिए थे, ठीक है, रेतवाड़ी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, बहुत चीजें लेके आए थे, ठीक है। फिर लोकल बिजनेसेस में बहुत इंटरफेयर कर रहे थे, और हमारा लोकल बिजनेस जो था, खुद का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, खुद का खादी का बिजनेस, सब खराब कर दिया था। यहाँ से ये खराब है, यहाँ से ये खराब है। फिर सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब अब पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं। पर्सनल मैटर कौन से थे, सती प्रथा, सती प्रथा हटाओ, अच्छी बात तो थी, लेकिन इंटरफेरेंस हो रही थी, मेरी फैमिली में मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर लो तो मुझे चिढ़ होगी। सती प्रथा, ऐसे इंडियंस बहुत चिड़े हुए थे इस चीज को लेके। और फिर वेस्टर्न एजुकेशन लेके आओ, धीरे धीरे बुक सिस्टम बदल रहे थे, इंग्लिश सिखा रहे थे सबको, तो वो सब हमारे जैसे ही वो इसमें घुस रहे थे, पहले से सब भड़के होते। फिर एक सीन क्या हुआ, एक दिन 1857 में एक रूमर फैला कि जो राइफल है, जो नई राइफल आई है, उसको मुंह से खोलना होता है, उसको चलाने से पहले उसको कार्टिलेज बोला जाता है। तो वो जो कार्टिलेज है ना, वो किससे बना हुआ है, वो किससे बना हुआ था, काउ, गाय और पिग के, सुअर के फैट से बना हुआ था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए खराब था। जैसे ही रूमर फैला, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, और वो पहला रिवोल्ट ऐसा हुआ जहां पे जब ये बात फैली, रिवोल्ट, इसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिला कहां कहां से सपोर्ट मिला, दिल्ली से सपोर्ट मिला। दिल्ली से किसने सपोर्ट दिया, आप नाम सुनते रहिए और लिखते रहिए, बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट दिया, ठीक है, मैं पूरा पूरा नाम लिखूंगी नहीं, बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट दिया। लखनऊ से किसने सपोर्ट दिया, बेगम हजरत ने दिया, ठीक है। फिर आपका झांसी से कौन आएंगी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने सपोर्ट किया, ठीक है। कानपुर से नाना साहब का सपोर्ट आया, सबने, सबकी पहली बार ऐसा हुआ कि एक मूवमेंट में सबकी रजामंदी। और बरेली से आपका खान बहादुर, बिहार से कुंवर, इलाहाबाद से मौलवी, ठीक है। तो इन सब के नाम देख लेना। और 1857 इसका आंसर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को ही बोली थी। इवन इस पे एक बुक भी लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि किसने लिखी है, वीर सावरकर, ठीक है। और इसकी कॉजेज जो मैंने आपको बताया कि लगान हुआ था, लोकल बिजनेस में इंटरफेरेंस थी, सती प्रथा, ये सब थी, तो ये कॉजेज ही पूछे जाते हैं। सिर्फ इसके यही नहीं इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, कब क्यों हुआ था, ये पता होना चाहिए, और किस किस से सपोर्ट हुआ था ये भी पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से मिला था सपोर्ट, उसके नाम भी पता होना चाहिए। तो पहली बार सबने मिलके एक ही चीज के ऊपर लड़ाई लगी थी, तो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, कि पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए जो हमारी लड़ाई हुई थी, वो ये लड़ाई थी। फिर उसके बाद सारी लड़ाइयां कंटिन्यू, ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद आते गए आते गए, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि 1857 में इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया से डर गए थे, इंडिया से डर गए थे कि यार सही में बदला ले सकते हैं, ये सही में अगर यूनाइट हो गए तो फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल गई। तो क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया था उसके बाद। वो एक्ट मुझे बताना, उस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कमेंट सेक्शन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टाइटल विनर थे, वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, दिसंबर 2024 में हुई थी। तो
सीधा इसका नाम याद कर लो, कोनेरू हम्पी। फीमेल है कोनेरू हम्पी। के न्यूयॉर्क दिसंबर 2020 चेस चैंपियन की टाइटल विनर थी। आगे, हाउ मेनी मॉनिटर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हुआ था, उसमें से रिपोर्ट निकली थी 2025 की। उसके अनुसार पंजाब के कितने शहरों में बोला गया कि उसका पीएम ना 2.5 से नीचे पीएम 2.5 कहता है कि जो आपके हवा में डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, धूल के, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर आपका बच्चा भी सांस ले रहा है तो वो उसके पेट में, उसके लंग्स में जा रहे हैं, वो लंग्स में जा रहे हैं, वो खून में मिल रहे हैं फिर जाके। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का ब्लड में होना अच्छा नहीं माना जाता। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स डिजीजेस, बहुत चीजें हो जाएंगी इससे। तो वो पार्टिकल्स पंजाब के किन शहरों में, कितने शहरों में पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। ठीक है, रिपोर्ट आई थी 2025। और भी याद कर लेना कि फिर अगर 9 सिटीज पंजाब में थी तो हरियाणा, दिल्ली सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी किसे बोला गया? ठीक है, वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। थोड़ा एक दो चीजें आप देख लेना इस चीज की। मैंने करेक्ट आंसर आपको बता दिया, और पीएम 2.5 होता क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला, कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने बारिद ममालिक नामक खुफिया अधिकारी का पद स्थापित किया था? इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह इन सब में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत आपको पता है हमारे एक टाइम पीरियड रहा हो इसका, जब इनका रूल रहा था। वो टाइम पीरियड क्या रहा था? 1206 से लेके आपका 1526 तक रहा था। कौन कौन इसमें मेजर थे? फाउंडर कौन था? कुतुब। फिर उसके बाद कौन आया? फिरोज खलजी। फिर तुगलक। फिर 14 क्या था, 1414 में लोधी डायनेस्टी। फिर इसका एंड हो गया 1526 तक। ठीक है, फिर मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया आपका वहां से। अब ये, तो किसके में किस इंसान ने ये वाली पोस्ट डिजाइन करी थी? तो इसका आंसर है खिलजी ने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगला, नीरज चोपड़ा, बहुत बार ये नाम सुना है। किसके साथ लिया जाता है? जैवलिन थ्रो के साथ लिया जाता है इसका। ठीक है, भाला फेंकने वाला जो गेम होता है, और इसने बहुत वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे अवार्ड जीते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन आई है। जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था 2024 में, इनकी इनकी पोजीशन सेकंड आई थी। अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन दी है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कहाँ से है ये? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से है ये? खांदरा करके जगह है, वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह ने निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? देखिए, भगत सिंह आपको पता है कि ये एक यूथ आइकन, यूथ को मोटिवेट करते थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये पैदा हुए थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कौन से साल में पैदा हुए थे? 1907 में हुए थे, सितंबर 23 में हुए थे। और ये कहाँ हुए थे? बांगा एक जगह है, कौन से, कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब कौन सा वाला? जो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया था ना, हमारे ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया का मैप अलग था, बाद में डिवीजन हुआ है। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो मैप था उसमें पंजाब जो था वहां बांगा में होता है, लेकिन अभी ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो पता होना चाहिए ये चीज। और क्या पता है आपको भगत सिंह के बारे में? स्टेट, सिटी बता दी, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी, साल भी मैंने आपको बता दिया। इन्होंने क्या किया था? इनकी लाइफ में दो मेजर इवेंट हुए थे, ठीक है, जो फेमस हुए थे। 1928 में इन्होंने जेपी, यही है, जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। क्यों? बिकॉज लाला लाजपत राय की डेथ का, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, लाला लाजपत राय की डेथ का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। फिर 1929 में बॉम्ब गिरा दिया। कहाँ पे? ब्रिटिश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, सभा होती थी, जैसे हमारी है इस बार लेजिस्लेटिव, हर स्टेट की अपनी। तो ब्रिटिश की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे बॉम्ब करने के लिए, तो उसको क्या नाम दिया गया? उस जगह को, उस केस को क्या नाम दिया गया? और इसी के चक्कर में इनको क्या किए थे? फिर जेल हो गई थी, तो उसका नाम था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और फिर इसी के चक्कर में जेल हो गई थी, अरेस्ट कर लिया था 1929 में। और 1931 में फिर इनको फांसी दे दी गई थी, डेथ दे दी गई थी, हैंग कर दिया गया था। किसके साथ? सुखदेव के साथ और
राजगुरु के साथ। ओके, अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 25 फाइनेंशियल ईयर, एफवाई का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, में क्या है, तो जीडीपी क्या होती है, आपके पूरे देश में जितना भी क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, जो भी सामान बना है, जो भी सर्विसेज बनी है, प्रोडक्शन माने लैपटॉप, बेड, फर्नीचर, ये सब खरीदते हैं, वो सब प्रोडक्शन है, होटल। और सर्विसेज क्या होती है, टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, इन सब का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जीडीपी कहलाती है। अब जीडीपी दो तरह की होती है, एक तो वास्तविक वाली यानी कि रियल, और एक और होती है नॉमिनल वाली। बहुत जल्दी बता रही हूँ, रियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल का मतलब होता है जो करंट ईयर प्राइस पे, अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है उस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है, ठीक है। और रियल क्या होती है, आपकी बेस ईयर, हमने अपने कंट्री का बेस ईयर ले रखा है 2011 से 2012, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो आपकी जीडीपी कैलकुलेट हो रही है। तो 2025 के लिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसने तो बोला था कि भाई हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई है अराउंड 6.4%। हाँ, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2006 के लिए उसने क्या एस्टिमेट दिया है, अगले साल के लिए 6.4 से 6.8 के बीच में ही, 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगी। अगला, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे क्या पता चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वरोजगार, स्वरोजगार माने खुद इस स्कीम में क्या सिखाया जा रहा है, स्किल सिखाई जा रही है, ऐसी स्किल सिखाई जा रही है जैसे डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया, एडिटिंग, डिजाइनिंग, ये सब सिखा दिया, कुछ चीजें बनाना सिखा दी, जो आप घर में बैठ के नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा टेक्निकल वाला काम जो आप कहीं भी जाके आपको उससे रिलेटेड जॉब मिल सकती है, खुद काम कर सकते हैं या खुद घर में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना है रूरल के लिए, इसका नाम क्या है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट मिशन। वो किस मिनिस्ट्री ने निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अर्बन में भी यही काम निकाला है, अर्बन में भी यही कि कुछ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में है, ठीक है। एलिजिबिलिटी बैग कोई भी इंडियन सिटीजन कर सकता है इसे, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए आपका। कौन सी ऐसी संस्था है जो इसमें क्या इशू करती है, राइट टू इशू करेंसी नोट, किस संस्था को मुद्रा नोट जारी करने की, कौन नोट छापता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं छाटेगी, बैंक को भी परमिशन नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। और एक आपका है कॉइनेज एक्ट, ये सिर्फ नोट छापता है, कॉइन्स नहीं। तो कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे कॉइन्स कौन मिंट करता है, मिंट वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, 1961 में ये आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन है कॉइन छापने की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अंडर कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कॉइन करते हैं, मिंट करते हैं कॉइन। अगला, बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का सबसे कारण क्या हो सकता है, आप लोगों को ज्यादा उच्च शिक्षा देंगे तो क्या वो गरीबी बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। डिक्लाइन पॉपुलेशन, अगर मेरी पॉपुलेशन कम होगी तो मेरी गरीबी बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट, वो ये लोग कम पैदा हो रहे, लोग कम पैदा हो रहे तो लोग ही कम है, जब लोग ही कम है तो पॉवर्टी, गरीबी क्यों बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। लो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, पैसा, ठीक है। फाइनेंस, जिस अगर आपकी इनकम कम है तो क्या आप पुअर हो गए, हाँ आप पुअर हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लो कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे तो ये इको से क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना लॉजिकल बेस्ड है। अब बेसिक लॉजिक भी टर्म्स को जान के रखेंगे, सिर्फ कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ओके। टेलीग्राम पे अब हमारे ये तो है नहीं, 40 से ज्यादा ही है, 50 प्लस है, 52 प्लस समथिंग है। एक नंबर ये भी है 8821061561, और एक नंबर यहाँ भी मेंशन है, दोनों व्हाट्सएप पे है, दोनों पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, वो आप कैसे, आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेलीग्राम पे डेली 15 20 30 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो वो क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितना जल्दी करो द सूनर इज बेटर, ओके। और इंस्टा प्रोफाइल भी मैंने आपसे शेयर कर दी है, ये मेरी प्रोफाइल है नीचे वाली, प्रिया ठाकुर _432, विनय कक्षा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफाइल है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, अपकमिंग एग्जाम या आप कौन से साल के प्रिपेयर कर रहे हैं यही है, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे, कैसे पढ़ाई करी जाए। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।